बिग बॉस सीजन 16 के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में एक रही अर्चना गौतम को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हालांकि वो विजेता तो नहीं बन सकीं, लेकिन शो में चौथे स्थान पर रहीं। बिग बॉस के सफर की ही तरह अर्चना की असल जिंदगी का सफर भी बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आने वाली अर्चना ने बीबीसी हिंदी के लिए नयनदीप रक्षित से बात करते हुए अपनी जिंदगी की यात्रा और बिग बॉस तक पहुंचने के सफर पर विस्तार से बात की। जब बरसात होती थी तो जो बाहर का नाली का जो पानी होता था पूरा अंदर आता था और गैस वैस पे लगता था, और मैं ऊपर से उठा के वहाँ पे मतलब गंदा नाली का पानी, पोटी वोटी सब कुछ गंदगी मेरे रूम में रहती थी और मैं ऊपर सोती थी, ठंड रहती थी। मैंने उसको बोला कि मैं मतलब प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे एक ही बात बोली कि मेरे पापा तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होता अदर कास्ट शादी। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने कुछ गलत करने के लिए सोचा, और मैं जब खड़ी हुई कूदने के लिए, मैं अपने आप को बता रही हूँ, मैं इतनी टूट चुकी थी कोविड में। जब मैं खड़ी हुई कूदने के लिए, मैं रो रही थी उस वक्त। मुझे लगता है कि जो 17 में आएंगे वो भी अब फिर यही सोचेंगे कि भाई हम स्टार्टिंग तक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे लगता है कि चुप रहने में ही उनकी पर्सनैलिटी दिखेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा मैं बोल गई थी क्या, जो मेरी पर्सनैलिटी, भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। बिग बॉस 16 तो आप सब ने देखा होगा। MC स्टैन जीते भले होंगे, पर जिसने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया उनका एक ही नाम है, अर्चना गौतम की नाम की गूंज आई थिंक हर घर में है। क्या चल रहा है, दैट्स हाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस हर टू BBC हिंदी। थैंक यू, शुक्रिया अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज अर्चना गौतम को तो सब जानते हैं, पर अर्चना गौतम की जो कहानी है वो मुझे पेश करनी है हमारे ऑडियंस के सामने, क्योंकि सबने देखा कि आप एंटरटेनर हो। पर अर्चना, बचपन से ही एक्टिंग का शौक था? बचपन कैसे बीता? मेरठ से हो तो एक छोटे शहर में ये सब सपनों का तो बहुत वैल्यू कम होता है, तो कैसे बीता? एक्चुअली ना जैसे मैं जिस माहौल से, जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पे मतलब ऐसा पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था। क्योंकि मैंने एपिसोड में भी बताया था, जो बिग बॉस में भी बताया था कि मैं पूरे अपने ख़ानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कि मैंने ग्रेजुएशन की थी। और मैंने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन नहीं की थी क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे, फीस बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे यहाँ पे होता है ना, ढब्बक डोल स्कूल होता है। तो ढब्बक डोल का मतलब बिल्कुल सरकारी, जो बोरा लेके जाते हैं ना स्कूल में, तो मैं बोरा लेके जाती थी स्कूल में और हम लोग नीचे बैठते थे और हमें स्कूल में ही खाना मिलता था। तो मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, ढब्बक डोल स्कूल से पढ़ी हूँ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई स्कूल में आई, गर्ल्स इंटर कॉलेज में आई, फिर 12th तक गर्ल्स में पढ़ी। फिर उसके बाद मेरी तमन्ना थी कि मैं छोटी छोटी स्कर्ट पहन के, और वो स्कूल के कॉलेज के कपड़े होते ना टाई लगा के, मेरे को टाई वाला स्कूल चाहिए था। तो मैंने मम्मी से बोला, बट उसमें फ़ीस 20 या 30 हज़ार रुपये की थी, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता था। तो मम्मी कभी कभी क्या होती थी, कुछ चीज़ें गिरवी रख देती थी कि ले जा। तो मैंने वो पहली फ़ीस दे दी, फिर उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप आती रही। तो जो भी मैंने ग्रेजुएशन की वो मैंने स्कॉलरशिप से मैं करती रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मेरा सपना पूरा हो गया, जो मैंने सोचा था कि मैं ड्रेस वाले लड़कों के स्कूल में जाऊंगी, लड़का लड़की जो पढ़ते हैं ना कॉलेज में जाऊंगी। तो मतलब यहाँ से मेरा जो सपनों का शुरुआत है वहाँ से हुआ। और मैंने कभी एक्टिंग के बारे में सच में नहीं सोचा था, क्योंकि सीरियसली में जब मैं बचपन में थी ना, टॉम बॉय थी, कभी मैंने अपने आप को समझा नहीं कि मैं इतनी सुंदर हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे कोई लड़का देखता नहीं था। और कोई मतलब ऐसा, ठीक है नॉर्मली कोई कॉलेज में ये बोलते थे, अरे यार वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बात करना उससे। तो वो मेरे दोस्त होती थी, तो बस मैं ये कहती थी यार बात कर लेना, बोल रहा है, मतलब कभी मैंने उस चीज़ को फील नहीं किया। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरी रही है। बट मेरे को आप एक चीज़ बताइए, हाँ, कि आप जब मेरठ में जब छोटे थे, मतलब बचपना जो आपका बचपन गुजरा है मेरठ में, वो कितने कश्मकश से गुजरी है? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि एक टाइम पे फाइनेंशियली आपने बहुत बुरे दिन देखे, तो कैसे दिन आपने देखे? वैसे एक्चुअली मेरे पापा पुलिस में जॉब करते थे, पर पुलिस में मतलब 4th क्लास होता है। 4th क्लास मतलब मैं बताती हूँ क्या होता है 4th क्लास। जैसे 4th क्लास में पुलिस के ड्राइवर हो गए या खाना बनाने वाले कुक हो गए, और मतलब जैसे होते ना अपना एक छोटी पोस्ट होती है 4th क्लास, तो हमारी सैलरी इतनी नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ में मैं कभी कभी दूध निकालती थी और दूध निकाल के बेचती भी थी। मतलब जैसे हमारी भैंस थी तो हम दूध निकाल के दूसरी जगह जाते थे डब्बा देने के लिए। तो मेरा काम था सुबह और शाम को डब्बा देना
सब लोगों को, और अखबार वखबार वो सब मैं करती थी, साइकिल पे जाके अखबार बेचती थी और डब्बा उब्बा दूध का देती थी। उसके साथ साथ सानी करती थी भैंस को, गोबर पाथती थी। तो ये सब मैंने गाँव के जो भी काम होते थे वो मैंने सब लाइफ में किए हैं। उसके अलावा खाली सिलेंडर जो होते थे उनकी डिलीवरी में कैंटीन पे करती थी। जो पुलिस के क्वार्टर होते थे उनमें कभी कभी होता था कि डिलीवरी करना होता था, उसमें मुझे 10-20 रुपए मिल जाते थे कैंटीन पे भिजवाने के। तो ये सब चीज़ें मैंने की है बचपन में, जो मैंने की है। उसके बाद मैं कॉलेज में आई, फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कॉलेज में किया है। सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, और पापा का था कि मेरी शादी करवानी, क्योंकि हमारा जो जिस समाज से मैं आती हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पे हम लोगों की शादी 16-17 साल में हो जाती है। 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल में हो जाती है। तो मेरे को नहीं था मन शादी करने का, क्योंकि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी के जो सपने थे। एक बार क्या हुआ था कि कॉलेज में, स्कूल में मम्मी थी, मम्मी ने सिर्फ मटका पकड़ के ऐसे हिल के डांस ऐसा कर लिया था जिसमें 4 लड़कियां थी, मम्मी चौथी लड़की थी साइड में। तो उसकी वजह से घर पे नानी नाना को बोला गया, तो नाना ने उनको डांट के घर पे लेके आए थे। और 6 क्लास में थी मम्मी, तो उनकी स्कूल छुड़वा दिया था कि तुझे नचनिया बनवाना है क्या ये, जबकि वो एक 26 जनवरी का एक इवेंट था। तो मम्मी के कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए थे, तो मम्मी चाहती थी कि वो सपने मैं पूरा करूँ। होती है, हर कोई माँ चाहती है कि भैया मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब करे, अच्छा कुछ करे। तो वो चीज़ थी, तो मैं वहाँ से चीज़ें निकल के मैंने चीज़ें की। तो मैंने सेकेंड ईयर से मैं जॉब करने लग गई थी। मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल अगेंस्ट थे, दिल्ली नहीं भेजना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, ये हो गया, वो हो गया, लड़की को ये हो गया, तो वो एक डरे से थे। बट मम्मी ने मुझे भेजा, और मेरी इत्तेफाक से मेरी टेली कॉलिंग पे जॉब लग गई, जिसकी सैलरी थी 6,000 रुपये। तो मैंने वो 6,000 रुपये की जॉब की, और 6,000 रुपये में मतलब मैं जो जहाँ रहती थी, मैं बताती हूँ, मैं आश्रम में रहती थी। आश्रम में एक गली में, जैसा बड़े बड़े लोगों का बाथरूम होता है ना, शायद बाथरूम भी बड़ा होगा, शायद इससे छोटा रूम था, जिसी में एक छोटा सा बेड डला हुआ था, और उसी में किचन में मैंने एक छोटा सा गैस रखा था, वो जो एक गैस होता ना, वो चाय बनाने के लिए, और अदरक वाली। हाँ, चाय का मुझे शौक था। और मोमोज खाती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बना के थक जाती थी, ऑफिस से आके थक जाती थी। बट जब बरसात होती थी, तो जो बाहर का नाली का जो पानी होता था पूरा अंदर आता था, और गैस वैस पे लगता था, और मैं ऊपर से उठा के वहाँ पे मतलब गंदा नाली का पानी, पोटी वोटी, सब कुछ गंदगी मेरे रूम में रहती थी, और मैं ऊपर सोती थी, ठंड रहती थी, और नहाती थी बाहर जाके रोड लगा के। तो मैंने ये चीज़ें लाइफ में देखी है। मतलब आपको पता है, जब मैं रात में जब सोती थी तो मैं रोती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं था, और वो जो रूम था 2,000 रुपये महीने का रूम था, 6,000 मुझे मिलता था, तो बाकी सब चीज़ें मैं 10 रुपये में मैं बस में जाती थी ऑफिस। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है। फिर मैं बात नहीं कर पाई टेली कॉलिंग में, हेलो, कोई मेरी बात सुनता नहीं था, मैं डील ही नहीं दे पाई उन लोगों को, तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। फिर निकाल दिया तो मैंने फिर असिस्टेंट मैनेजर पे करा, जिसमें मेरे 12,000 रुपये सैलरी हो, 6,000 से 12,000 रुपये। फिर वहाँ पे जॉब की, फिर दूसरी जगह जॉब की, तो जो मेरी लास्ट जॉब थी वो 15,000 रुपये महीना थी। वहाँ से वो कंपनी बंद हो गई, मैं मेरठ आ गई। फिर मेरठ में मैं सैड हो गई, क्योंकि अब जॉब करने लगी थी, पैसा कमाने लगी थी, तो कुछ तो चाहिए था। तो एक ऐड आया था सेल्स का, बाजीगर की ऑडिशन चल रही है, तो मैं वहाँ गई, मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर वहाँ पर मिले मुझे रवि किशन सर। उन्होंने मुझे बोला कि आपको, मुझे लगता है एक्टिंग में आना चाहिए, आप में वो कैपेबल है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, बट रवि किशन ने मुझे इतना बोला, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं उनको शेयर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो आज मुझे रास्ता नहीं दिखाते थे तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाई। तो ये मेरी जर्नी रही है यहाँ तक की, कि मैंने इतना लाइफ में स्ट्रगल किया है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि बहुत टाइम ऐसा होता है, ये जो क्लास डिवाइड है वो हमारी ज़िंदगी में आ ही जाता है, हर किस्म से लोगों को भेदभाव किया जाता है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, तो वो कुछ और कास्ट से था, और मैं कुछ और कास्ट से थी। मैं कास्ट रिवील नहीं करना चाहती, तो वो बड़ी मतलब था, मतलब जो भी था। तो मैंने उसको बोला कि मैं मतलब प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे एक ही बात बोली कि मेरे पापा आपको, तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं होता अदर कास्ट शादी।
तो मैं बहुत रोई थी उस वक्त मैं उससे इतना प्यार करती थी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने जस्ट अपने पापा से डिस्कस किया। मैंने कहा पापा ऐसा क्यों होता है? तो पापा कहते हैं ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो मैंने कहा पापा अगर मैं आईएएस बन गई तो फिर तो कोई भी कर सकता है ना। तो पापा ने एक बात बोली कि अगर तू आईएएस बन गई फिर तो कोई भी क्या, तू जिस पे हाथ रखेगी वो तेरे से शादी करेगा, ऐसा था। तो मैं आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। मैं आईएएस की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरा पेपर का वो जो एज होती है ना वो मैच नहीं करी गई, तो 1 साल का ब्रेक आ गया। तो उस 1 साल में मेरी लाइफ चेंज हो गई। उसमें मेरा ब्रेकअप क्या, मुझे बाद में पता चला कि जो लड़के से मैं प्यार करती थी वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था, सिर्फ जस्ट ऐसे ही कि हाँ हेलो हाय था, दैट्स इट। जब लास्ट के दूसरा जब कोविड आया था, मेरा ना 60,000 का रेंट हुआ करता था, ये है ना अपना मलाड वेस्ट, उसके सामने वाली बिल्डिंग में। तो मेरे 3 महीने का मतलब मेरे पे कर्ज हो गया। 60,000 मैं दे नहीं पाई। मुझे लगा था मैं कर लूँगी बट नहीं कर पाई। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने कुछ गलत करने के लिए सोचा, और मैं जब खड़ी हुई कूदने के लिए, मैं अपने आप को बता रही हूँ मैं कितनी टूट चुकी थी कोविड में। जब मैं खड़ी हुई कूदने के लिए, मैं रो रही थी उस वक्त, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है सेम टू सेम। तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने 1% ये सोच लिया कि चल मैं कूद गई। सब लोग आए, पुलिस वुलिस आई, सब कुछ हुआ, सारा चीज़ें हुई। उसके बाद में मेरी मम्मी जो ये 3 महीने का जो मैं रेंट दे रही हूँ 60, ये मेरी मम्मी कहाँ से देगी, है ना? दूध कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा? मेरे भैया तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करेंगे वो? गुलशन क्या करेगा? कोई काम देने वाला नहीं था। जब मैं ऐसे खड़ी थी और मैंने नीचे देखा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस टाइम पे भगवान ने मुझे संभाल लिया, और मतलब मैंने वो चीज़ें करने की नहीं सोची। ऐसे बहुत मोमेंट आएंगे जब आप टूट जाते हो, बट आपको ना आपकी माँ बचा के रखती और वो आपको टूटने नहीं देती, मतलब ऐसा है। तो मैं एक बार माँ के बारे में ख्याल सोचना, उनका क्या होगा, बस आप बच जाओगे। और जब आप बचोगे ना उस मोमेंट से, आपकी लाइफ में पक्का अच्छा होगा। बस वो थोड़ा 1-2 साल आपको वेट करना होगा, सहन कर लेना, बट गलत करने का नहीं सोचना। बहुत लोगों ने कहा है कि एक टाइम तो हाँ, जीतने से पहले मतलब फिनाले के 4 वीक पहले तो उनको लॉस्ट कैटेगरी में डाला गया। तो मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि उनकी जीत एक एग्जाम्पल सेट करेगी या फिर गलत एग्जाम्पल हो गया? देखो वो तो अब बिग बॉस 17 जब आएगा तब देखा जाएगा कि जो लोग 17 में आ रहे हैं वो क्या सोच के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 17 में आएंगे वो भी अब फिर यही सोचेंगे कि भाई हम स्टार्टिंग तक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे लगता है कि चुप रहने में ही उनकी पर्सनैलिटी दिखेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा मैं बोल गई थी क्या, जो मेरी पर्सनैलिटी, भाई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो मुझे जनता ने पसंद किया। तो मुझे लगता है कि जब 17 में लोग आएंगे तो शायद एक माइंड में रहेगा कि हाँ हमको भी स्टार्टिंग में ऐसे ही रहना है और फिर लास्ट के 2 हफ्ते हमें एक्टिव होना है। तो मुझे 1% ऐसा लगता है। अगर आपके हिसाब से होता तो आप टॉप 3 किन को देखते, कौन से पोजीशन? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टॉप 3 में मैं, शिव और प्रियंका होनी चाहिए थी। और जब प्रियंका एलिमिनेट हो गई आपके बाद, आप सबको शॉक लगा। मुझे जानना है कि आपकी भी वो दोस्त थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रियंका ही जीत जाएंगी। हाँ, सबको शॉक लगा, आपका रिएक्शन क्या था? देखो मैं निकली, पहली बात तो मैं शॉक थी जब मैं निकली। फिर मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब टॉप 3 रह गए थे तो मुझे लगा था कि स्टैंड जीतेगा, प्रियंका नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके नॉमिनेट हो रहा है, उसको वोट मिलती रही और वो बसता रहा, फिनाले तक पहुंच गया। अब फिनाले तक कोई वापस तो नहीं जाएगा। तो मैं तब समझ गई कि अब वोट, क्योंकि ये शो वोट का है और स्टार्टिंग से स्टैंड को वोट मिलती आई है तो उसको ही वोट मिली है। तो मुझे लग गया था कि स्टैंड ही जीतेगा। कुछ लगा कि अब अगर आप वापस जाओ, रिवाइंड करो, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगती है कि आपने कुछ गलत किया जो आप, अगर आपको पता होता तो आप शायद अलग करती? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से मैंने 1-2 चीज़ें थी जो लोगों को नहीं लगी, मुझे लोगों के हिसाब से करनी चाहिए थी, बट मुझे किसी ने समझाया नहीं। ना मेरा कोई पीआर था, ना कोई मेरा कोई ऐसा था कि जिसने मतलब बिग बॉस किया है वो समझाए। मैं सीधा आई मेरठ से सीधा बिग बॉस के अंदर चली गई, मेरे को किसी से बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिला, मेरे इतने दोस्त नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद मैं लाउड नहीं होती थी या गुस्से पे कंट्रोल करती थी, तो शायद
कुछ और होता था, बट अब मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा लाउड होना था वो भी जनता ने पसंद करा, क्योंकि मैं दिल से वैसी ही थी। बट अब मैंने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया है और पहले से और अब तक मुझ में बहुत चेंजेस आए हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सलमान सर ने मुझे बताया है कि क्योंकि उनकी डांट ने मुझे आज सुधार दिया और अब मैं वैसे ही रहूँगी। एक तरफ मंडली थी और एक तरफ अर्चना अकेली खेल रही थी। हाँ, मतलब शेरनी की तरह आप खेली हो हाँ, कभी कभी, और हाँ। कभी कभी अकेली सब पे भारी राइट। रही हो। ऐसे ही हो आप, बेबाक। मैं बेबाक हूँ और लाइफ में भी ऐसे रहूँगी, क्योंकि मुझे कोई डर वर नहीं लगता। आपने देखा होगा एक कपड़े का टास्क हुआ था जब मेरे कपड़े फेंके थे, प्रियंका, अंकित, सब लोग एक तरफ थे मेरे कपड़े फेंकने में और मैं अकेली एक तरफ थी। मैंने ना पलटन बनाई ना मैंने मंडली बनाई, मैं अकेली ही चली हूँ अब तक। फाइनली जाते जाते मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि आपने जैसे कहा कि आपके सपने बहुत बड़े थे, हालात आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आज आप वही जगह जहाँ से आप आती हो, जहाँ का नाम आपने रोशन कर दिया, मार मार के मोर बना दूंगी, जो आपने पूरा एकदम फेमस कर दिया, वहाँ जब जाऊंगी या फिर जहाँ वहाँ से अगर लोगों को मिली हो, आपके मम्मी पापा, आपके भाई, वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? एक बदलाव देखा है नजरिए में आपके तरफ? राइट। एक्चुअली ना मैंने यूपी का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि यूपी वाले जो होते हैं ना वो डरते नहीं किसी से। एक तरफ मंडली और पलटन थी, एक तरफ अर्चना अकेली थी, घायल शेरनी जो लड़ रही थी, तो वो मैंने नाम रोशन कर दिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो लड़कियाँ थी और लड़कियाँ हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप अगर कुछ चीज़ दिल से ठान लेते हो ना, फिर चाहे कोई भी आ जाए उसको स्ट्रॉन्ग रहना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक लड़की अपने आप में ही शेरनी होती है और जब वो घायल हो जाती है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो मैं ये बोलती हूँ, आपको शेरनी बन के रहना है अपनी लाइफ में भी और आगे भी। पॉलिटिक्स नहीं करना है इसके बाद या फिर करना है? नहीं, ऑफ कोर्स यार, उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो पॉलिटिक्स भी मुझे करना है, बट ज़्यादा मुझे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा इंडस्ट्री को टाइम देना है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि जनता ने मुझे एंटरटेनमेंट से ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट दूँ जनता को, उनके लिए फिल्में करूँ, रियलिटी शो करूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हंसाऊँ।